वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9 का ये गणित का पेपर आपके सामने है। और अगर आपके जो गणित का पेपर होना बाकी है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, आप जो गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। और अगर आपको गणित में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मैं जितने भी आपके गणित के पेपर डालूँ यहाँ पे उनको आपको अच्छी प्रकार से देखना है, समझना है, ताकि आपके जो गणित में अच्छी प्रकार से नंबर आ सकें, आप जो अच्छे से पास हो सके। और आगे भी आपकी जो 10th क्लास में भी मैं पूरी आपकी जो 10वीं की जो गणित की किताब है उसको सोल्व करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 9th का आपके गणित का पेपर है और ये 2022-23 का पाली जिले का पेपर ये हमें आश्विन ने भेजा है। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे लिंक में दे रखा है। पहला प्रश्न आपकी ये पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करा। और मैंने पुराने जो आपको पेपर देखेंगे तो आपको मैंने पेपर ये सवाल करवा रखा है कि 64 की घात का जो 1/2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 64 के अंडर रूट। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और 64 का वर्गमूल निकालना तो उत्तर हो जाएगा आपके 8। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 8 उत्तर आ जाएगा। देखो अंडर रूट 8 दे रखा है लेकिन ये गलत है, केवल आपके 8 वाला उत्तर इसमें सही होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 64 को 2 की घात के रूप में लिखो। तो 64 को हम 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा आपके 2 की घात 6। 64 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 की घात 6 के रूप में आएगा और इसको लिखेंगे 1/2। तो घात की घात गुणा होती है तो 6 × 1/2। 2 के पारे से ये 6 कितनी बार कटेंगे, 3 बार कटेंगे। तो 2 की घात 3 बचेगी और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 8। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी 64 का 8 लिख सकते हो और 2 की घात के रूप में लिख करोगे तो भी इसका उत्तर यही आएगा। अब आपके यहाँ पर और कौन सा सवाल बनता है, तो आपकी किताब में एक तो 125 की घात 1/3 दे रखा है। 125 की घात 1/3 दे रखा है जिसका उत्तर आपके 3 आता है, सॉरी 5 आता है इसका उत्तर। तो इसको हम 5 की घात 3 के रूप में लिखेंगे और ये 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो उत्तर आएगा आपके 5। तो एक तो आपको ये देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8। दूसरा प्रश्न है ये घात वाला, मैंने आपको बताया था कि जो भी बहुपद की घात पूछे तो उसमें आपको जो चर है वो देख लेना है। किसी भी बहुपद की घात पूछे तो आपको चर देख लेना है और चर की जो सबसे बड़ी घात है वो इसकी घात हो जाएगी। इसमें चर क्या है, x है और x की सबसे बड़ी घात इसमें 3 है, ये घात कहलाती है। x के ऊपर जो संख्या लग रही है घात कहलाती है। तो x की घात 3 है ये, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। गुणांक पूछे इसमें, गुणांक तो गुणांक अलग चीज है। गुणांक जैसे मान लो जिसका पूछे उसी का बताना है। जैसे x का गुणांक पूछे तो x के गुणा में क्या है, x के गुणा में 4 है तो x का गुणांक 4 हो जाएगा। और आपको x² का गुणांक पूछे तो x² के गुणा में कितना है, -3 है, तो x² का गुणांक -3 होगा। और x³ का गुणांक पूछे, x³ के गुणा में कितना है, 3 है। तो अलग अलग संख्या का गुणांक अलग अलग होता है, जैसा पूछे वैसे आपको उत्तर देना है। इसमें से आपको अचर पद पूछे तो अचर पद कितना हो जाएगा, आपके 1 हो जाएगा। इस बहुपद की घात हमारे कितनी है, इसकी घात 3 है और जिस बहुपद की घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। इसकी घात 3 है तो इसके 3 शून्यक होंगे, द्विघात वाले के 2 शून्यक होते हैं और रेखिक जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, उसके 1 ही शून्यक होता है। अगला प्रश्न है आपके रैखिक समीकरण है x = 2 और x = 3 और y = 2, ये किस समीकरण के हल हैं। तो इसमें हम मान रख के देखेंगे x = 2 और y = 3 और y = 2। अगर जो संतुष्ट कर देगा तो वह उसका हल हो जाएगा। जैसे पहले समीकरण को चेक करेंगे तो ये आपके 2x + 3y = 15 है, सिर्फ 12। तो यहाँ पे हम 12 लाएंगे तो x की जगह पे लिखेंगे 3, तो ये आएगा आपके 2 × 3 प्लस y की जगह पे लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा आपके 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 6 और 6 12 हो रहे हैं। इसका मतलब अपना उत्तर ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, 3 और 3 मतलब 6 और 6 12। तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप इसकी जगह पे आपको कुछ समीकरण दे देंगे और कहेंगे कि इसको कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है। जैसे ये दे देंगे 2x + 3y = 12 को कौन सा युग्म संतुष्ट करता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे 3,2, 2,3 या 1,3, 3,1। तो फिर इसमें भी आपको इसी प्रकार से रख के देख लेना है, जो उसको संतुष्ट करता है वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके 3,2 हो जाएगा। x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो x का मान होता है उसको भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन आपके ये है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं और आपको चौथा कोण ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, जब भी 3 कोण दे दे चौथा कोण ज्ञात करना हो तो तीनों को जोड़ कर लेनी है और 360 में से घटा लेना। 360 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनकी जोड़ 360 डिग्री होती है। अब आपके तीनों कोण की जोड़ कर लो पहले, तो ये हो जाएगा आपके 100, 90 और 75। पहले इनकी जोड़ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके 0 और 5 हो जाएगा
और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 के 6 हासिल का 1 आएगा, 1 और 1 2, 265 आएगा। इसको घटाना है अपने को, 265 को घटाना है 360 में से, तो इसको हम घटा लेंगे 265 को 360 में से, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बच जाएगा अपने 5, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। तो उत्तर कितना आएगा इसका 95 डिग्री, तो इसका मतलब ये सही कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि अच्छा इसी प्रकार से आपको त्रिभुज के बारे में भी पूछ सकते हैं, त्रिभुज के 2 कोण दे देंगे और तीसरा कोण पूछ लेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। और ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण बराबर हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजा भी बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण की लंबाई 10 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 है, तो विकर्णों का गुणनफल क्या होगा 10 इंटू 12। तो 2 के पार से हम काट लेंगे इसको, 12 को काटेंगे 6 बार, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, इसका उत्तर आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या फिर इसमें आपके क्षेत्रफल देखिए, एक विकर्ण की लंबाई दे देंगे और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ लेंगे, तो पक्षांतर करके इसको ज्ञात कर लेना है। आपको वो सूत्र याद होना चाहिए, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 इंटू विकर्ण ए इंटू विकर्ण बी, इस प्रकार से आपको इसका सूत्र याद कर लेना है। इसी प्रकार से आपको हीरोन का सूत्र भी याद कर लेना है। हीरोन के सूत्र में जो एस होता है उसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। ये होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो किसी भी त्रिभुज का परिमाप है। ये a, ये b और ये c है, इन तीनों की जो जोड़ है वो a प्लस बी प्लस सी होती है, और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो हमारा अर्ध परिमाप आता है, जिसको हम सेमी पेरीमीटर से s से लिखते हैं। और फिर आपको हीरोन का सूत्र लगा के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है ये याद कर लेना, s कोष्टक s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, जहाँ पर s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। याद कर लेना, 1 नंबर पे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज दे रखा है PQRS, और देखो PQRS जब भी किसी वर्ग के चारों बिंदु, चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर स्थित हो तो उसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं उसको, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हो तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इसके जो आमने सामने के जो कोण हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। ठीक है, तो इसमें आपके कोण P और कोण R का जो मान है वो इनकी जोड़, कोण P प्लस कोण जो R है उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगी। तो कोण P का मान तो दे रखा आपको 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 प्लस कोण R का मान आपको ज्ञात करना बराबर 180। 180 में से 100 को घटा लो तो कितना आ जाएगा आपके R का मान आ जाएगा। तो 180 में से हम 100 को घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके R बराबर 80 डिग्री। तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 80 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो 3 इंटू भुजा करेंगे इसको। तो देखो हमें परिमाप दे रखा तो पहले परिमाप से इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, और परिमाप का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा। 3 इंटू भुजा क्यों लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है, तो 3 इंटू भुजा बराबर कितना दे रखा हमको 60 दे रखा है। तो भुजा का मान आ जाएगा आपके 60/3 यानी कि 20 मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो लिख लेंगे। तो भुजा कितनी आ गई इसकी 20 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा आपके √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, भुजा की जगह पे 20 लिखेंगे, तो √3/4 इंटू भुजा यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे हम √3/4 इंटू 400, तो 400 को हम काट देंगे 100 के 4 के पारे से, 4 के पारे से एक बार ये कटेगा आपके 100 बार, तो उत्तर कितना आएगा 100√3 इसका उत्तर आएगा। देखो 100√3 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। बिल्कुल इसने बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट निकाल रखा है। ये कौन है, इसमें नाम है इसका अश्विन। सारे के सारे क्वेश्चन इसके लगभग सही निकल रहे। देखो आपको भी इसी प्रकार से तैयारी करनी है ताकि जो आपके भी सारे के सारे क्वेश्चन, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहो तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो केवल आपको गणनाओं के बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए और आपको सूत्र वगैरह सही से ध्यान में होना चाहिए। जैसे ये हीरोन का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। हीरोन का जो सूत्र है वो बार बार पूछा जाता है। ये होता है S कोष्टक S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, जहाँ पर ये जो S है वो अर्ध परिमाप होता है, यानी कि परिमाप में हम 2 का
भाग देते हैं। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 2 का भाग देते हैं, इसको हम अर्ध परिमाप के रूप में जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न देखो, एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर, एक सिक्के को 1 बार फेंकने पर 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ये पासे की, यहाँ पे जो पासा होना चाहिए सिक्का नहीं है ना, सॉरी ये हिंदी में तो देखो सिक्का लिखा हुआ है लेकिन अंग्रेजी में ये डाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये डाई ही है, मतलब पासा ही है, ठीक है। क्योंकि सिक्के के ऊपर भाज्य संख्या नहीं होती है, सिक्के के ऊपर क्या होता है, सिक्के के ऊपर हेड और टेल होता है, और ये हमें पूछ रहा है कि 3 से भाज्य संख्या। लेकिन इसका अगर हम अंग्रेजी में देखेंगे, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, डाई कहते हैं डाइस, डाइस आप जानते हैं पासा जो होता है उसको डाइस कहा जाता है। तो 1 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें, तो सिक्के की जगह पे यहाँ पे क्या है, पासा है, ध्यान रखना, ये सिक्के की जगह पे पासा है ये। तो पासे को फेंकने पर आपकी संख्या आएगी 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल नंबर आ सकते हैं। इसमें से 3 से भाज्य यानी कि 3 के पहाड़े में एक तो 3 आएगा और एक 6 आएगा। अनुकूल परिणाम कितने, 2 हैं, कुल परिणाम कितने, 6 हैं। इसको हम काटेंगे, 2 के पहाड़े से 2 1 बार कटेगा और 3 के पहाड़े से 2 6 2 बार कटेगा, तो 3 बार, 2 के पहाड़े से 6 3 बार कट जाएगा, 1/3 इसका उत्तर सही आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, सिक्का नहीं यहाँ पे पासा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 भुजाएं दे रखी है, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, तो तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ये आ जाएगा आपके 7 + 24 + 25 और बट्टे में 2, तीनों की जोड़ करो तो 7 और 4 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 का 6 हासिल का 1, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 56 में 2 का भाग देंगे तो 28 इसका उत्तर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 28। देखो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर, इसके भी ये भी सही है बिल्कुल। तो आपको भी इसी प्रकार से जो सवाल सोल्व करने हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि 10 सवाल अगर आपको समझ में आए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10वीं क्लास में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, पूरी मैथ्स आपको यहाँ पे सोल्व करवा दी जाएगी बिना किसी शुल्क है, यानी कि एक भी दिन आपको जो ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मैथ्स में आपको इसी प्रकार से 10th का कोर्स करवाने वाला हूँ। तो 11th का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। वे वस्तुएं जो संपाति होती हैं, संपाति का मतलब पूरी तरह से ढक लेती हैं, वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बराबर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके बराबर। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती है, ये समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और उसके शीर्ष लंब का आधा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का जो नाम है वो व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये जैसे वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, और सॉरी ये तो इलिप्स बन गया, वृत्त देखो ये वाला वृत्त है, इसकी जो सेंटर है इसको तो हम केंद्र कहते हैं, सेंटर से इसकी परिधि तक की जो दूरी है उसको कहा जाता है इसकी त्रिज्या, और 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाती हैं। तो ये जो P से Q के बीच की दूरी है, सीधी दूरी, ये व्यास कहलाती है। और इस व्यास में 2 त्रिज्याएं होती हैं, अर्थात व्यास बराबर क्या होता है, 2 × त्रिज्या होता है। व्यास बराबर 2 × त्रिज्या होता है, और त्रिज्या बराबर पूछे तो वो व्यास की आधी होती है, व्यास बटा 2 होता है। आपको मान पूछ लेंगे कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो 2 का भाग दे देना, 7 आ जाएगा। या ऐसे पूछे कि एक वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपके 3.5 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करो, तो 2 से गुणा कर देना, व्यास आ जाएगा। तो व्यास बराबर 2 × 3.5 हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। व्यास क्या होता है, ये जीवा क्या होती है, वृत्त के ऊपर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो सीधा रेखाखंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे इसके ऊपर 2 बिंदु ले लेते हैं, ए और यहाँ पे ले लेते हैं हम बी, इनको सीधा मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड बनेगा वो जीवा कहलाती है। जैसे जैसे हम इस वृत्त के केंद्र के पास में जाएंगे, इस जीवा की लंबाई बढ़ेगी। जैसे ही इसके केंद्र से गुजरेंगे तो ये इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। जैसे जैसे इसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई और घटती जाएगी। इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये 8th क्लास में या 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की जो जोड़ होती है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होती है। जैसे एक त्रिभुज अपने पास में ये वाला, और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इनकी किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ो, यानी कि 5 और 3 को जोड़ो तो ये 4 से ज़्यादा ही होगा। और या चाहे आप जो 5 और 4 को जोड़ के देखो तो भी ये 3 से ज़्यादा होगा, और 3 और 4 को जोड़ के देखना तो भी ये 5 से ज़्यादा ही होगा। और अंतर की बात करें, योग की जगह पे अंतर, तो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। अधिक की जगह पे फिर अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जोड़ अधिक होती है और अंतर
कम होता है। सेम क्वेश्चन आपके वापस आ सकते हैं, इसमें अंतर पूछेगा तो आपको कम करना है और जोड़ पूछे तो वापस अधिक करना है। तो यहाँ पे तो आपको लिख लेना है अधिक, ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज चित्र वापस बनाते हैं, ये वाला देखो, इसमें ये ए बी और सी, मान लो ये ए बी और एस सी दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके जो संगत कोण है ये वाले, ये बी और सी भी बराबर होंगे। या फिर दो कोण बराबर दे रखे हैं तो उसकी दो भुजाएं होगी वो भी आपस में बराबर होगी। भुजा बराबर कौन कौन सी होगी? जो बराबर भुजा है उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि बड़ी कोण के सामने बड़ा भुजा होती है और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको उसमें सही या गलत में उत्तर देना है। ये कह रहा है कि 5, 6 और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 होगा। तो चेक कर लेते हैं इसको, 5 को और 6 को जोड़ो तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। तो अर्ध परिमाप तो 10 आना चाहिए, ये कितना बता रहे हैं? 15 बता रहे हैं, इसका मतलब ये असत्य है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये असत्य है, असत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध किए जाने वाले कथन को अभिग्रहित कहते हैं, तो वो प्रमेय होती है। सिद्ध किए जाने वाले कथन को प्रमेय कहा जाता है, ये भी असत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है? शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 3 का भाग दे दो या 1/3 लिख दो इसके गुणा में, तो ये शंकु का आयतन होता है। जबकि पाई आर स्क्वायर एच ये आपके बेलन का आयतन है, तो ये भी आपके असत्य हो जाएगा। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता 1/2 होती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3 और 5। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। उत्तर कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसका मतलब ये आपके सही है, 1/2 सत्य है। सम संख्या पूछे तो भी 1/2 ही आएगा। विषम संख्या में भी आपके उत्तर 1/2 ही आएगा। 2 का गुणज पूछे तो भी उत्तर 1/2 ही आने वाला है। फिर आपको 20वां सवाल देख लेना है। इसमें x + 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। देखो डायरेक्ट मैं आपको शेषफल ज्ञात करना सिखाता हूँ। जिसका भी आपको भाग देना हो उसको 0 के बराबर में लिखो, x + 1 को 0 के बराबर में लिखो। तो x का मान कितना आ जाएगा? -1। ये प्लस का 1 हम उधर ले आए तो प्लस का 1 बराबर से इधर आए तो -1 बन गया। अब इस बहुपद में ये जो दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें x की जगह पे कितना लिख दो? -1 लिख लो। तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके x की जगह पे लिखना आपको -1 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका f - 1 बराबर, ये देखो x की घात 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की घात 3 प्लस 3 × -1 की घात 2 प्लस 3 × x का मान -1 प्लस 1 आ जाएगा ये। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है। -1 की घात 3 -1 ही होता है, -1 की घात 2 प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 ही आएगा। -1 को प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और प्लस का 1 वैसे वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये प्लस के 3 से ये माइनस के 3 कट जाएंगे, ये माइनस का 1 से ये वाला प्लस का 1 कट जाएगा, कुल मिला के सब कट गए तो 0 बचेगा। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेना है। अगला प्रश्न है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के आपके नाम बताने होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्तीय निर्देश से आपके क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जैसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक्स अक्ष कहलाती है। जो आड़ी लाइन होती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं, उसको एक्स अक्ष कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और जो खड़ी लाइन होती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन सी अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष कहा जाता है। इस एक्स अक्ष का जो ऊपर मान होते हैं उसको कहा जाता है भुज, और वाई अक्ष के ऊपर जो मान होते हैं उसको कहते हैं कोटि। और ये दोनों एक दूसरे पर कितने डिग्री के कोण पे काटती हैं? तो ये 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। फिर 90 डिग्री के कोण पे काटने पर कितने भाग बनेंगे? तो इसके 4 भाग बनते हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, और ये चौथा भाग है। पहला भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, दूसरे भाग को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, इस मूल बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं 0,0। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। आपको परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछ लेंगे इससे कि 2,3 है, इसकी x अक्ष से दूरी बताओ। ये बिंदु दे देंगे और पूछेंगे कि इसकी x अक्ष से दूरी बताओ। तो आपको क्या करना है? जब भी x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी, तो आपको सीधा y का मान लिख लेना है। y का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो x अक्ष से दूरी कितनी है? 3 हो जाएगी। और y अक्ष से दूरी पूछे तो फिर आपको x का मान लिख लेना है।
और अगर ये एक्स वाई का मान माइनस में दे रखा हो तो आपको दूरी लिखते समय उसको प्लस में बदल के लिखना होता है। प्लस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं लिखी जाती है। तो माइनस में दे रखो, जैसे माइनस का 3 हो, यहाँ पे मान लो माइनस के 3 हो, और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आप क्या लिखेंगे? प्लस के 3 ही लिखेंगे, माइनस का 3 नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको ये। और एक्स अक्ष पे जो बिंदु होगा, ये कोई बिंदु है एक्स अक्ष पे, तो उसमें एक्स का कोई ना कोई मान होगा, वाई का मान 0 होता है। यानी कि एक्स अक्ष पर जो कोटि होती है उसका मान 0 होता है, और ये जो बिंदु है वो वाई अक्ष पे होगा, वाई अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। यानी कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इनको भी आप अच्छी प्रकार से देख लेना। फिर ये 4 चतुर्थांश बने हुए, ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चौथा होता है। इसमें एक्स का मान भी प्लस में और वाई का मान भी प्लस होता है। दूसरे में एक्स माइनस और वाई प्लस होता है। तीसरे में एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस होता है। चौथे में एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। इस प्रकार से आपको ये बिंदु लगाने होते हैं। आपको दे देंगे, पूछ लेंगे कि -3,2 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस है, तो ये किस में आएगा? दूसरे में आएगा। एक्स और वाई दोनों माइनस में हो तो आपके फिर तीसरे में आएगा। एक्स प्लस और वाई माइनस हो, एक्स प्लस वाई माइनस चौथे में आएगा। और इसका उल्टा आ जाए, एक्स प्लस और वाई बी प्लस, तो आपके पहले में आएगा। इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा देख लेना है। आपको ये पूछे कि 3,0 कौन सा अक्ष पर स्थित है, तो ये वाला जो बिंदु है इसमें y का मान 0 है, अर्थात ये x अक्ष पे स्थित होगा। इसका उल्टा पूछ ले, 0,2 ये कौन सा अक्ष पर स्थित है? ये x का मान तो 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पे स्थित होगा। इस प्रकार से आपको ये सारे बिंदु, ये जो सारी जानकारी, इसमें से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार आपके आता है। अगला प्रश्न आपकी, तो इसमें आपके x अक्ष की जो ये क्षैतिज जो रेखा, इसको क्या कहते हैं? x अक्ष कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं? वो लंबवत काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, और जिस बिंदु पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होता है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, इसमें x अक्ष पर स्थित a और b के निर्देशांक लिखने। देखो ये यहाँ पे x अक्ष पे a है, तो यहाँ पे y का मान 0 होगा, x का मान कितना है? 4, तो इस a के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। b का मान देखो ये y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे है तो y का कौन कौन मान होगा? तो y का तो मान है, लेकिन इसमें x का मान कितना है? 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 0,3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदु लगा लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक मैंने जितने भी जिलों के पेपर सोल्व करवाए, अलग अलग जिलों के, सारे जिलों के जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका मान सभी को पता है कितना आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये x की जगह पे 2 लिखना है और y की जगह पे 1 लिखना है, फिर गुणा करके जोड़ कर लेनी है। तो 2 × x, तो 2 × x का मान 2 होगा, प्लस 3 × y का मान 1 होगा, बराबर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर क्या आएगा? 4 और 3 7, तो k का मान कितना आ जाएगा? आपके 7 आएगा। अगला प्रश्न है बिंदु 2,14 से जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखने। इसको इस प्रकार से लिखना है कि इसको जोड़े या घटाए। एक तो जोड़ के रूप में लिख लेना, एक जो घटा के लिख लेना। जैसे x प्लस वाई बराबर, इन दोनों को जोड़ के लिख लो, कितना? 14 और 2 16 हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा। फिर दूसरा लिख लो कि इसमें से घटा के लिख लो, x प्लस या x माइनस वाई बराबर, x में से y को घटा लो, कितना आ जाएगा? माइनस के 12 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों समीकरण बन जाएगी। अगला प्रश्न आपके 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के इसको समद्विभाजन करना है। कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचनी है प्रकार से, इस स्केल की सहायता से नाम दे देना है a और b। फिर ये 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींची, इसमें प्रकार को a पे रखना है और आधे से ज़्यादा खोलना है, आधे से ज़्यादा खोलना है। फिर आपको एक चाप ऊपर काटना है, एक चाप नीचे काटना है। प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है, b पे रखना है। एक चाप पहले वाले के ऊपर कटेगा, वापस दूसरा चाप दूसरे वाले के ऊपर कट जाएगा। इस प्रकार से इनको आपस में मिलान कर लेना। ये जो बिंदु आएगा उसको p या m कुछ भी नाम दे देना, इसको p नाम दे देना, इसको q नाम दे देना। तो ये जो पी क्यू रेखा है वो m बिंदु पे कटेगी और ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, साथ ही यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो ये लंब समद्विभाजित करेगी। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपके, एक शंकु का आधार का व्यास दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, आपको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? पाई आर और एल, ये इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आधार का व्यास कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो होगी r बराबर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये है इसका, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये ऊंचाई दे रखी है, देखो ये इसकी लंबाई, ये डायरेक्ट त्रिज्या और व्यास दोनों दे दिए, इसमें मिस्टेक है सवाल में।
यहाँ पर इसको हम लंबाई मान लेते हैं, इसकी तिर्यक लंबाई दे रखी है, जैसे एल का मान दे रखा है। ठीक, ये क्या दे रखा है इसमें, तिर्यक लंबाई दे रखी है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपके 22/7 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हो जाएगा आपके 7 इंटू एल का मान कितना है 10 है, 7 से 7 कटेगा 22 इंटू 10 करेंगे तो 220 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर आपके एच दे रखा है तो फिर एच की जगह पे इसको एल का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उससे फिर हम एच का मान ज्ञात करेंगे, सॉरी एल का मान ज्ञात करेंगे अगर आपको एच दे रखा हो तो। लेकिन इसने तो त्रिज्या दे रखी है तो हम इसको एल मान के कर लिया, 220 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो आपको पूछ ले कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रख लेना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक शंकु, अच्छा आपको सूत्र लिखना है बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र प्रस्थीय होता है 2πrh, ये वक्र प्रस्थीय होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये गोले का आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, तो आप इसको देखोगे तो जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है वो 5 है, अर्थात सबसे अधिक जो आने वाला प्रेक्षण है वो 5 है, सबसे अधिक बारंबारता 5 की है, अतः बहुलक बराबर 5 होगा। फिर आपको ये बताना है कि इसमें जो दे रखा है कि माध्य ज्ञात करना हो तो इसको गिनती के रूप में लिख के फिर बीच की जो संख्या है उसको माध्य ज्ञात कर लेंगे। माध्य ज्ञात करना हो तो सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग दे देना, सभी को जोड़ के 8 का भाग दे देना, माध्य आ जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल 0 से 5 की आपको बारंबारता बतानी। 0 से 5 में हम इस 5 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी एक को शामिल नहीं किया जाता है, तो 0 को शामिल करें तो फिर हम 5 को शामिल नहीं करेंगे, तो इसमें हम 5 को नहीं लेंगे। 0 से लगा के 4 तक का जो नंबर है उसको हम इसमें गिन लेंगे। तो 0 है आपके एक बार, फिर इसके बाद में 0 से 4 तक की जो संख्या वो लिखेंगे, तो यह हो जाएगी आपकी 1 2 3 और ये 4, तो कितनी हो जाएगी इसकी बारंबारता 4 हो जाएगी, 0 से 5 में 4 हो जाएगी। फिर आपको संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करना था, आप अपने सर बता देना। गुणनखंड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सवाल तो मैंने आपको कितनी बार करवा रखा है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, आपको यहाँ पे करके बता देते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा पेन को नीब छोटी कर लेते हैं, फिर इसको हम सोल्व करके बता देते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको 12x² और माइनस के 7x और प्लस का 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x² के गुणा में जो संख्या है उसको हम बिना x वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर हम 12 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 12 आ जाए, तो आपके हो जाएगा आपके जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए, तो 4 या 12, 4 और 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस के तो माइनस के 7 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 की जगह पे -4 -3 लिखेंगे, तो 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लेना 4x, तो 4 का भाग 12 में चला जाएगा, इसलिए हम 4x कॉमन निकालेंगे। यहाँ बचेगा आपका 3x और माइनस में 1 बच जाएगा। जहाँ पर ये कॉमन आया वही वापस यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस की संख्या तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा आपके 3x - 1। अब जो कॉमन डबल बार आ रहा है उसको एक बार लिख लो, कोष्टक वाले को एक बार लिखो, 3x - 1 एक बार लिखेंगे, और जिसको हमने बाहर कॉमन निकाला उसको एक कोष्टक में बंद करो, तो यह आ जाएगा आपके 4x - 1। ये जो है ये इसके गुणनखंड के रूप में जाना जाता है, ये आपका इसका जो गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है, इस वाले का गुणनखंड आपके ये आ जाएगा। इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं, ये 3 चौक 12, ये कितने 3 चौक 12 है, तो इसको भी हम सोल्व करके इसी प्रकार से बता देते हैं। देखो यहाँ पे है 3x² लिखेंगे इसको 3x, यहाँ पर है 3x² और माइनस का x है और प्लस के 4 है। टुकड़े करने, जिनको जोड़े हैं घटाएं तो 1 आ जाए माइनस का, और गुणा करें तो 12 आ जाए, तो फिर वही ले लेंगे 4 और 3। देखो जोड़ो तो माइनस का 1 आएगा और गुणा करो तो कितना आएगा, माइनस के 12 आ जाएगा। एक मिनट वापस चेक करते हैं इसको, हाँ आपके यहाँ पे माइनस का 4 ही है, क्योंकि यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई है, माइनस का 4 ही, तो गुणा करें तो माइनस के 12 आ जाए और जोड़े या घटाए तो माइनस का 1 आ जाए। वापस वही संख्या लेंगे, माइनस का 4 और 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -x की जगह पे -4 + 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3x², ठीक है, माइनस का या प्लस का 3x और माइनस के 4x और माइनस में 4, इसमें से कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकालेंगे इसमें से हम 3x, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x + 1 कॉमन बच जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ये संख्या बचनी चाहिए x + 1, तो हम क्या करेंगे 4 को बाहर निकाल लेंगे,
लेकिन प्लस का 1 चाहिए तो हम माइनस के 4 कॉमन बाहर निकालेंगे। तो माइनस के 4 यहाँ कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1। जिसको हमने बाहर कॉमन निकाला उसको एक कोष्टक में बंद करो और जो डबल बार आ रहा है उसको एक बार लिखो। तो ये आएगा आपके x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको सोल्व कर लेना है। फिर आपका अगला सवाल है ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अच्छा, इसको y बटा 100 है तो इसको लिख सकते हैं y बटा 10 की घात 2, तो इसको ये लिख लेंगे। ये सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। ये सूत्र बनेगा आपके ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी और इसको लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला सूत्र बनता है ए माइनस बी। थोड़ा सा 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं वापस। ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला सूत्र आ जाएगा। ए का मान आपके x है तो ये आएगा आपके x प्लस वाई बटा 10, क्योंकि इसको हम वाई स्क्वायर बटा 100 को लिखा हमने y बटा 10 का होल स्क्वायर। तो b का मान आपके y बटा 10 है तो y बटा 10 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा आपके x माइनस वाई बटा 10, ये दोनों गुणा में। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको निकाल लेना है। फिर आपके इसमें करना है ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला रैखिक समीकरण दे रखा है। इसमें आपको सेल्सियस की जगह पे एक बार तो आपको C बराबर 30 लिख के इसको सोल्व करना है। तो आसान है, तो फ़ारेनहाइट में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें C की जगह पे 30 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर 9/5 इंटू 30 प्लस में 32। तो 5 के पार से ये कट जाएगा, 5 के पार से 5 एक बार और 30 कटेंगे 6 बार। फिर 9 को हम गुणा कर लेंगे 6 में 54 और 54 में फिर जोड़ लेंगे 32, तो ये उसका उत्तर आ जाएगा। ये कितना आएगा आपके 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 86 डिग्री, ये 86 फ़ारेनहाइट के रूप में ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है, उसको सेल्सियस में बदलने के लिए यहाँ पर आप 95 लिखेंगे, फिर 95 को 5 से गुणा करके 9 का भाग दे देना, जो भी उत्तर है उसमें से 32 घटा लेना, सेल्सियस में मान आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये किस किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये मैंने आपको बता रखा कि कौन सा किस में से होगा। तो देखो ये आ जाएगा आपके माइनस का और प्लस का। तो सबसे पहले इसका आपको चित्र बना लेना है। ये वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये वाला तीसरा चतुर्थांश है और ये वाला चौथा होता है। यहाँ पर x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। यहाँ x माइनस और y प्लस होता है। तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं और चौथे में तो फिर आपका x प्लस और y माइनस हो जाएगा। अब आपको तुलना कर लेनी है, x माइनस वाई प्लस कहाँ पर होगा, x माइनस वाई प्लस ये तो होगा आपके पहले में, x प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा आपके चौथे में, x प्लस वाई माइनस चौथे में। x माइनस और y का मान 0, y का मान 0 है तो वो कौन से अक्ष पे होगा, वो x अक्ष पे होगा। तो इसको लिखेंगे हम x अक्ष पे लिखेंगे। दोनों प्लस के तो वो आपके हो जाएगा पहले में, तो ये आ जाएगा आपके पहले में। यहाँ पर y का मान 0 होता तो फिर ये x का मान 0 होता तो फिर हमारा y अक्ष पे आ जाता। दोनों माइनस में होते तो वो तीसरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से देख लेना है। फिर आपको कुछ नियम दे रखे उनको अच्छी प्रकार से, या आपके वैसे काम करने आएगा उसको भी छोड़ देना, या करना चाहो तो उसको सिद्ध कर लेना। त्रिभुज के ये वाला तो याद कर लेना, देख लेना इसको। त्रिभुज की रचना करनी है, BC बराबर दे रखा है, B दे रखा है और आपको 2 भुजाओं की जोड़ दे रखी है। ये तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। फिर इसमें दे रखा है इसका समबाहु त्रिभुज, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 2 बराबर भुजा है वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 प्लस 12, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता जो अलग है, उसको मान लेंगे हम C। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट बड़ा कर लेते हैं, वापस लिखते हैं इसको। देखो 2 बराबर भुजा है तो एक तो हो जाएगी A और दूसरी भी B हो जाएगी। इन दोनों का कितना दे रखा है, 12-12 हो जाएगा। और C हमें नहीं पता है, लेकिन परिमाप दे रखा है तो हम पहले C ज्ञात कर लेंगे। तो C ज्ञात करने के लिए हम A प्लस B प्लस C बराबर कितना दे रखा है, परिमाप इसका 30 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 30। A का मान 20, B एक मिनट स्मॉल है ये, तो ये आ जाएगा A B और C। A का मान हमारे पास में 12 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 12 प्लस B का मान भी 12 प्लस C का मान हमें ज्ञात करना। बराबर में कितना है, 30 है। 12 और 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ये हो जाएगा 24 प्लस C बराबर 30 हो जाएगा। तो C का मान ज्ञात करना है तो 30 में से हम 24 को घटा लेंगे, जो कितना बचेगा आपका 6 आ जाएगा। तो C का मान कितना आ जाएगा आपके इसमें 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही हीरोन का सूत्र लगाना है, और हीरोन का सूत्र लगा के A प्लस B प्लस C का मान तो दे रखा है, 2 का भाग दे देना, तो C का मान कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C बटे 2। देखो तीनों की जोड़ कितनी दे रखी है हमको, 30 दे रखी, तो 30 में 2 का भाग दे दो,
तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके 15 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास में ये एस का मान आया, ये किसका मान आया, एस का मान आया। एस का मान 15 है, ए का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान 6 है। तो उसको ये हीरोन के सूत्र में लिखेंगे। हीरोन का जो सूत्र है वो आपको यहाँ पे लगा लेना है। हीरोन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है 15, तो अंडर रूट करेंगे इसमें 15 कोष्टक 15 माइनस ए का मान भी देखो 12 है और बी का मान भी 12 है, तो 15 माइनस 12 हो जाएगा। इंटू सी का मान कितना है, सी का मान अपने 15 माइनस 6 हो जाएगा। माइनस कर लो इनको, घटा के लिख लो, तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट 15 को 15 ही लिखेंगे, तो 15 इंटू यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा अपना 15 में से 6 जाएगी तो 9 बचेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को 2 टुकड़े में लिख लें, 3 इंटू 3, तो ये 3 और ये 3 तो बाहर आ जाएंगे और बचेगा क्या अंदर 15 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 और अंडर रूट 15, 3 थे कितने 9 अंडर रूट 15 इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको सारे सवाल सोल्व कर लेने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। और एक आपका जो वो सवाल है जिसमें 2 भुजा दे रखी और तीसरे का परिमाप उसी रूप में ये सवाल है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से देख लेना। नेक्स्ट है ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, लंबवर्ती बेलन का वक्र प्रस्थित दे रखा है 88 सेंटीमीटर। ये भी पूछा जाता है, इसको भी हम कर लेते हैं। वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल होता है 2πr(h), जो कितना दे रखा है हमको 88 दे रखा है। इसमें आपके ये ऊंचाई दे रखी है h बराबर 14 दे रखा है। आपको पहले r का मान ज्ञात करना है, फिर जो भी है उसको 2 से गुणा कर देना तो हमारा व्यास आ जाएगा। तो पहले r का मान ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान ज्ञात करना इंटू h कितना दे रखा 14 दे रखा बराबर में 88 है। देखो इससे के 7 से ये 14 2 बार कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू r और बराबर में 88। तो इन सभी को हम यहाँ से काट देंगे, ये कटेगा आपके 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये हो जाएगा आपके 88 इंटू आर बराबर 88। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 88/88, एक बार कट जाएगा ये। तो आर का मान कितना है आपके 1 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 2 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना आएगा इसका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 40वां सवाल करना है। इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। कितना होता है 3πr²। तो इसमें आपको 3 इंटू 22/7 इंटू 10 को 3 बार गुणा कर देना है। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा और फिर इसको गुणा करके 7 का भाग दे देना, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें आपको माध्य और माध्य ज्ञात करना, तो माध्य में तो सबको जोड़ के 15 का भाग दे देना, माध्य आ जाएगा। और माध्य ज्ञात करने के लिए इसको गिनती के रूप में लिख के फिर आपको जो 15 में एक और जोड़ेंगे, तो 15 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 और 2 का भाग देंगे तो 8वां। तो बीच की जो संख्या है 8वां पद वो निकाल लेना, लेकिन इनको पहले आपको गिनती के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका अगला सवाल है। इसमें आपको ये समूह दे रखा है ए बी और ओ, इसका आपकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है रक्त समूह, लिखेंगे हम रक्त समूह। इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। यहाँ आ जाएगा आपके रक्त समूह, फिर यहाँ पे आएगा आपका मिलान चिन्ह, फिर यहाँ पे आएगा आपके बारंबारता। तो रक्त समूह में कौन कौन सा आएगा, एक तो आ जाएगा आपके O, फिर A, फिर B और फिर आपके AB। फिर आपको O को गिनना, O कितनी बार है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार O है। तो हम क्या करेंगे 8 बार O है तो 5 का तो एक बंडल बनेगा। इस प्रकार से 4 लाइनें खींच के एक खड़ी आड़ी बनाएंगे तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगी और 3 और बनाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ लिखेंगे 8। इसी प्रकार से A कितनी बार है, तो A देखो आपके यहाँ पे है A 1 बार, फिर आपके अकेला A ढूंढना है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार। तो हम क्या करेंगे इसको 7 बार लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ लिखेंगे 7। इसी प्रकार से आपको B के बारे में बताना है, B कितनी बार है, तो 1 है। B अकेला 1 बार, फिर 2 बार 3 बार है तो 1 2 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। AB कितनी बार है, तो 1 फिर आपके 2, तो AB केवल 2 बार ही, तो 2 डंडे खींचने और यहाँ पे 2 लिख लेना। इस प्रकार की आपको बारंबारता सारणी बना लेनी और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, निम्न के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित्त प्राप्त होने की, तो चित्त प्राप्त होने की में क्या करना है, अनुकूल परिणाम 455 है तो 455/1000 लिख लेना है और इसको 5 के पारे से काट देना है। पट प्राप्त होने की प्रायिकता, ये अनुकूल परिणाम 545 बटे में करना 1000 और इसको 5 के पारे से काट देना है।
एक सवाल फिर आपके ये है कि शंकु का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है h है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l दे रखा है आपको, और आपको ज्ञात करना है इसका आधार की त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है एक तो, और एक इसमें शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और फिर इससे आपको इसमें आधार की त्रिज्या आ जाएगी और आधार की त्रिज्या से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। फिर आपको इसका आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र के लिए आपको क्या करना है, लाइन खींचना इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना लेना। ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे आप ग्रुप ले लेना, ये 1 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक और 8 से 12 तक, इस प्रकार से आपको ले लेना। लेकिन ये अलग अलग है, देखो 4 2 2 फिर 4 फिर 8, आपको क्या करना है 2 2 के गैप में ले लेना है। एक से यहाँ से 0 लेना, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके यहाँ पे 4 6 8 10 और 12, इस प्रकार से ले लेना। फिर इधर संख्या ले लेनी, यहाँ पे 0 से लगा के 44 तक ज़्यादा है तो आपको 5 5 की गैप में ले लेनी। फिर आपको 1 से लगा के 4 तक 6 है तो आपको 1 से लगा के 4 तक, इस प्रकार से 5 5 में जोड़ जोड़ के इनको अच्छी प्रकार से बना लेना है और ये आपका जो ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर आपको मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए। अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित रूप से आपको जो फायदा मिलेगा, और भी मैं पेपर सोल्व करूँगा गणित के, तो आपको उनको भी अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना है ताकि आपको जो पूरे नंबर प्राप्त हो सके। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी और आप भी हमें अपना जो पेपर है वो भेज सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना। 10th क्लास में अगर आप जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से मैं आपको 10th की पूरी किताब बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो एक दिन भी आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। और निश्चित रूप से फायदा होगा अगर आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, तो हम आपके साथ में इसी प्रकार से और बेहतरीन जो तैयारी आपको करवाने वाले हैं। तो 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी फायदा होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी इस वीडियो को अपनी क्लास के सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। निश्चित रूप से अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो आपको निश्चित रूप से फायदा भी मिलेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।